हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्रैश कोर्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का 14th लेक्चर है। इसमें आज हम ग्रेविटेशन का डिस्कशन करेंगे। आप लोगों को मैंने बता रखा है कि इसके पीडीएफ है। उनको आप यहाँ पर उसमें लिंक गिवन है, पीडीएफ में जाएं, वहाँ पर जो है वो थ्योरी भी है और साथ साथ में कुछ एग्जाम्पल भी अच्छे दिए हैं, एक्सरसाइज भी दी हुई है, उनको भी देख सकते हैं। और अगर आपके पास समय है तो फिर इसके आप जो है वो प्लेलिस्ट में जाकर जो ग्रेविटेशन का है, जहाँ पर 11th का डिस्कशन है, उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो है वो न्यूमेरिकल्स पड़े हुए हैं, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। तो ओके, हम स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन से। देखिए ग्रेविटेशन की जो थ्योरी है, उसमें स्टार्टिंग में एक साइंटिस्ट थे टाइको ब्राहे। टाइको ब्राहे ने ओवरनाइट जो है वो बहुत सारे जो प्लेनेट के मोशन होते हैं प्लेनेटरी, उनको ऑब्जर्व करके डाटा को कलेक्ट करके चार्ट तैयार किए थे। काफ़ी लाइफ का पार्ट जो है वो उनको उसमें गया। कैपलर ने जो उनके डाटा थे उनकी स्टडी किया और स्टडी करके अपने रूल बनाए कैपलर ने। कैपलर के जो रूल हैं उन्हीं से ग्रेविटेशन जो है वो लॉ बना है। न्यूटन ने ग्रेविटेशन लॉ बनाया है और भी कुछ थ्योरी इधर उधर से लेकर। तो यहाँ पर जो है वो आप ध्यान दें, कैपलर लॉ पर हम पहले आते हैं। तो पहला है आपका लॉ ऑफ ऑर्बिट, यानी ये पहले लॉ का मीनिंग है कि जो ऑर्बिट है जितने भी प्लेनेटरी मोशन की या प्लेनेट की, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट है। यानी जो ईच प्लेनेट जो है वो मूव्स इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट है विद सन जो है वो एट वन ऑफ इट्स फोकस है। जैसे ये हमने एक इलिप्स बना रखा है, इसके दो फोकस होते हैं, एक इधर एक यहाँ पर, तो सन इसके फोकस पर है। ठीक। दूसरा इनका जो लॉ है वो लॉ ऑफ एरिया है। ये इंपॉर्टेंट लॉ है इनका कि अगर आप यहाँ ए से बी तक मूव करता है कोई प्लेनेट, तो इसमें सेम टाइम में जब प्लेनेट पास में आएगा तो जो एरिया होगा वो सेम होगा दोनों में। यानी ये एरिया जो हमने बनाया है एस ए बी और एस ए डेस बी डेस, ये दोनों एरिया इक्वल होंगे। नेचुरल है कि इस जगह सन पास में है तो यहाँ पर ये डिस्टेंस जो ट्रेवल होगी प्लेनेट की वो ज़्यादा होगी। टाइम सेम है दोनों का, एरिया सेम है, डिस्टेंस ये ज़्यादा होगी। डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से इक्वल टाइम में यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी। अगर इस पॉइंट पर वेलोसिटी v1 है, यहाँ पर v2 है, तो फिर नेचुरल है कि v2 ग्रेटर देन v1 होगा। और ये लॉ जो है वो ध्यान रखें ऑब्जेक्टिव के लिए, लॉ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से ड्राइव होता है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू 2 इंटू मास इंटू एरियल वेलोसिटी होता है, यानी कि एरियल वेलोसिटी L/2m होगा। देखिए जो सन है वो इसके फोकस पर है, तो जो टॉर्क यहाँ पर क्रिएट होगा वो जीरो होगा, क्योंकि फोर्स सेंटर टू सेंटर एक्ट करता है। तो टॉर्क अगर जो आपका जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो dA/dt कांस्टेंट होगा। dA/dt एरियल वेलोसिटी है, इसका मतलब एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब इक्वल टाइम में इक्वल एरिया जो है वो ट्रेवल करेगी। तो ध्यान रखना, ये सेकंड लॉ जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बेस पर है। लॉ ऑफ एरिया है, लॉ ऑफ रेडियस भी बोल देते हैं। थर्ड जो है आपका जो है वो लॉ ऑफ पीरियड है। हाँ, इसमें एंगुलर मोमेंटम ध्यान रखना कि प्लेनेटरी जो मोशन होते हैं उनके जो टिपिकल न्यूमेरिकल होते हैं उसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगता है, क्योंकि कंजर्वेटिव फील्ड है। तो यहाँ पर अगर इस पॉइंट पर वेलोसिटी v1 है, यहाँ पर v2 है, तो अगर हम कंजर्वेशन लॉ लगाएं तो m1 v1 r1 इज इक्वल टू m2 v2 r2 होगा। r1 डिस्टेंस सन से यहाँ तक की है, यहाँ पर सन से डिस्टेंस इस पॉइंट की r2 है। लॉ ऑफ जो पीरियड है, वो जो रिवोल्यूशन में जो टाइम पीरियड लगता है t, उसका स्क्वायर सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल है। यहाँ ध्यान रखना, r1 r2 मत लिख देना, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल r क्यूब। r यहाँ पर सेमी मेजर एक्सिस है, यानी सेंटर से कॉर्नर तक की एक तरफ की डिस्टेंस है, यानी जो आपका मेजर एक्सिस है उसका हाफ कर दें, यानी कुल मिला के ये डिस्टेंस r1 है, ये r2 है, तो दोनों को प्लस करें और उसमें 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक। ग्रेविटेशन जो लॉ है न्यूटन ने जो बनाया है, इसमें इसकी बहुत हेल्प ली थी। फर्स्ट लॉ से तो उन्होंने ये आइडिया लगा लिया कि जो असल में जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है उनका जो इसेंट्रिसिटी है, या ऐसे समझ लें कि दोनों में रेडियस में जो डिफरेंस है वो बहुत कम है। अर्थ के लिए इसेंट्रिसिटी 0.107 है, बहुत कम है इसेंट्रिसिटी, तो इसलिए ये नियरली उन्होंने इसको सर्कुलर मान लिया।
और अगर सर्कुलर है तो उन्होंने ये एजम्पशन लिया न्यूटन ने कि सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ पर कोई ना कोई फोर्स जरूर लगना चाहिए, ठीक। और सेंटर टू सेंटर फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ लगेगा, इसका मतलब यहाँ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो बहुत सारे आइडिया जो है इससे लग गए। और जो थर्ड है आपका टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब, इसकी हेल्प से ये पता लग गया कि जो फोर्स होता है वो 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है। मेन पॉइंट इनवर्स स्क्वायर लॉ है। तो अगर दो मास है m1 और m2, ठीक, ये पॉइंट मास लिए गए हैं, तो इनके बीच में आपको मालूम है ग्रेविटेशन लॉ का फार्मूला F = G m1m2/r² है। कैपिटल जी यहाँ पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² इसकी यूनिट बन जाएगी। ग्रेविटेशन लॉ जो है अर्थ के केस में जब हम इसको यूज करते हैं तो इसी को हम ग्रेविटी बोल देते हैं। ग्रेविटेशन लॉ जो है वो पॉइंट मास के लिए, पार्टिकल के लिए लगेगा, या फिर स्फेरिकल बॉडी के लिए, जैसे कूलम्स लॉ लगता है स्फेरिकल बॉडी के लिए। स्फेरिकल बॉडी में हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि सारा मास उसका सेंटर पर कंसंट्रेट है, ठीक। ग्रेविटेशन लॉ में जी की वैल्यू बहुत कम है, इसलिए इलेक्ट्रिकल फोर्स से इसकी वैल्यू बहुत कम आती है। कूलम्स लॉ में आप इसका कंपेयर भी करते हैं। दूसरा बार ये जो इससे जो फील्ड बनता है ग्रेविटेशनल फोर्स से, वो फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक। सेंटर टू सेंटर एक्ट करता है और इसकी वजह से सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं, और सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं, ध्यान रखना। पोटेंशियल वर्ड उसी में डिफाइन होता है, यहाँ पर पोटेंशियल वर्ड जो है वो डिफाइन करते हैं आगे, ठीक। तो इन फार्मूलों के ये जो थ्योरी आपने पढ़ी है, इसकी बेसिस पर इस पर क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं T² प्रोपोर्शनल r³ जैसे ये क्वेश्चन हमने एक दिया छोटा सा, ये सैटर्न ईयर है, इसका जो टाइम है ईयर का वो 29.5 टाइम्स द अर्थ ईयर है। तो हाउ फार इज द सैटर्न फ्रॉम द सन ऑफ द, इफ द अर्थ डिस्टेंस दी हुई है 1.5 × 10⁸ किलोमीटर फ्रॉम द सन। तो T² = kr³ लगा दे, तो T1/T2 = r1/r2 का होल क्यूब करें, इससे r2 कैलकुलेट हो जाएगा। क्यूबिक रूट निकालना थोड़ा आना चाहिए, ट्रायल मेथड से चाहे निकाल लें। यहाँ पर ये 2-3 क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ये बहुत ही फेमिलियर क्वेश्चन है ग्रेविटेशन लॉ के। ये दो पार्टिकल हैं, दोनों के मास इक्वल लिए हैं, ये एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं अंडर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, तो इसमें स्पीड पूछी गई है। तो नेचुरल है कि जो सर्कुलर मोशन में जब ये मूव कर रहे हैं तो इनको जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला mv²/r होता है। इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो g, दोनों के मास इक्वल हैं, डिस्टेंस दोनों मास के बीच की 2r है, इसलिए 2r का स्क्वायर करें तो स्पीड निकल आएगी √gm/4r। ठीक इसी तरह से ये 3 पार्टिकल दिए गए यहाँ पर हैं, इक्वल मास हैं, ये भी सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं अंडर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। तो पहले एक पार्टिकल पर फोर्स निकाल लिया जाए। यहाँ पर ट्रायंगल की साइड L दी हुई है, जब भी क्वेश्चन आए ध्यान रखना रेडियस दी है या साइड दी है उसको चेक कर लेना। अगर ट्रायंगल की साइड दी है तो रेडियस निकालनी पड़ेगी, रेडियस दी है तो ट्रायंगल की साइड निकालनी पड़ेगी। हमने यहाँ पर ट्रायंगल की साइड ली है, तो ये दोनों फोर्स जो है वो 60 डिग्री पर एक्ट करेंगे। किसी एक पर फोर्स निकालें, इसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगता है। ये दो बॉडी के बीच में जो फोर्स होगा वो तीसरा बॉडी इफेक्टेड नहीं करेगी, लेकिन अगर आपको तीसरी बॉडी रखी है तो रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर सम से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने ए पॉइंट पर फोर्स निकाला है। नेचुरली इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, साइड इसकी L है, 60 डिग्री एंगल होगा। जब दो इक्वल फोर्स 60 डिग्री पर एक्ट करते हैं तो आप लर्न करके रखें उनका रिजल्टेंट √3 टाइम्स होता है। ठीक, या आप पैरेललोग्राम लॉ से वैल्यू डालकर निकाल लें। F की वैल्यू यहाँ पर लेंथ L है तो Gm²/L² होगी। नेट फोर्स आपका Gm²/L² √3 हो गया। अब इसमें सेंटर से यहाँ तक की हाइट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है रेडियस निकालनी पड़ेगी सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। ठीक, ABC लिखा है वहाँ 3 पार्टिकल, तो ये डिस्टेंस निकाल लें। ये L है, ये 60 डिग्री एंगल है, इसमें sin 60 लगा दें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस AM निकल आएगी, L √3/2। और इसका जो है वो 2/3 होता है ये। ठीक, बेस से 1/3 डिस्टेंस होती है ये, और ये ऊपर वाली 2/3 होती है। तो यहाँ 2/3 मल्टीप्लाई कर दें तो रेडियस L/√3 आ गई। अब फोर्स mv²/r होगा। r की जगह यहाँ पर ध्यान दें L/√3 की वैल्यू पुटअप करें, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो आपने निकाला है इसको अपने फोर्स के इक्वल कर दें।
ठीक, इससे आपकी स्पीड निकल आई कि किस स्पीड से पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन में मूव करेगा, ये रूट gm/l होगी। ठीक इसी तरह से इसमें क्वेश्चन नेक्स्ट लगाते हैं, जिसमें एक स्क्वायर है, उसमें 4 पार्टिकल रखे गए हैं स्क्वायर के कॉर्नर पर, वो भी सर्किल में मूव कर रहे हैं अंडर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। तो फिर उसमें स्पीड निकालनी है। ये जो आपने ट्रायंगल में निकाली है स्पीड, इससे आप टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए। तो t होगा 2πr/v। इसमें रेडियस की वैल्यू देखें पुटअप कर दी हमने l/√3, और स्पीड आपने ट्रायंगल के केस में √gm/l निकाली है। l यहाँ पर लेंथ थी इक्विलेटरल ट्रायंगल की। तो टाइम पीरियड भी पूछ सकते हैं पेपरों में, ध्यान रखना। ठीक इसी तरह से इसमें ये देखिए, ये 4 पार्टिकल हैं और ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं अंडर द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। तो इसमें आपको जो है वो स्पीड निकालनी है या टाइम पीरियड पूछ सकते हैं। तो किसी एक पार्टिकल पर फोर्स निकालना है। मान लीजिए ये अट्रैक्शन होता है यहाँ पर, तो ये वाला फोर्स इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा है F1 से, ये F2 से, और ये इधर F3 से। ये स्क्वायर बन रहा है। F1 और F2 की वैल्यू इक्वल होगी, जो कि इसकी हमने जो साइड है स्क्वायर की वो a ले ली, यहाँ नोट कर दिया है। साइड ऑफ द स्क्वायर a है, तो फोर्स gm²/a² होगा। ठीक, और जो F3 है आपका, ये डिस्टेंस a√2 होगी, तो a√2 का स्क्वायर कर दें तो यहाँ 2a² आ जाएगा। देखिए, वैसे तो आप 3 फोर्स हैं रिजॉल्व कर सकते हैं x और y डायरेक्शन में, लेकिन स्क्वायर में बहुत इजी रहता है। इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो डायगोनल के अलोंग लगेगा, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री पर है, साइड इक्वल है, तो इसलिए ये दोनों इक्वल फोर्स हैं, 90 डिग्री पर हैं। तो इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए सीधे √2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, और नेट फोर्स के लिए F3 में उसमें डायरेक्ट प्लस कर दो तो ये नेट फोर्स आ जाएगा। ठीक, अब रेडियस इसकी देख लें, यहाँ साइड a है तो डायगोनल a√2 होगा, उसका हाफ कर दें तो a/√2। तो जो आपने फोर्स निकाला है वो mv²/r के इक्वल कर दें, r की जगह हमने a/√2 लिख दिया, तो ये स्पीड आ जाएगी। टाइम अगर निकालना हो तो इससे निकाल लेना, 2πr/v से रेडियस डाल दें और ये स्पीड डाल दें। इसमें ध्यान रखना, जो केपलर लॉ होता है जिसमें t² प्रोपोर्शनल r³ है, तभी ग्रेविटेशन लॉ का जो फार्मूला है उसमें F प्रोपोर्शनल 1/r² आता है, यानी वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। लेकिन अगर मान लीजिए इनवर्स स्क्वायर लॉ नहीं है तो t² भी नहीं होगा r³ के इक्वल, दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। उसको बहुत आसान है और बहुत आता है क्वेश्चन ये। F प्रोपोर्शनल मान लीजिए r⁻⁵2 है, यहाँ कुछ भी दे सकते हैं, पावर n के टर्म्स में दे सकते हैं, आप निकाल लें उनको। देन फाइंड t² प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो जो फोर्स है वो k/r⁵2 हो गया, और जो फोर्स सेंटीपिटल फोर्स हमने डायरेक्ट mr⍵² लिख दिया है। आप अगर चाहें तो mv²r लिखकर v निकालें, फिर इससे t निकाल लें 2πr/उससे। तो यहाँ पर जो है हमने डायरेक्ट कर दिया, ओमेगा की जगह 2π/t लिख दें, तो यहाँ पर t² प्रोपोर्शनल r⁻7/2 आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से ये क्वेश्चन ध्यान रखना। आप अगर पेपर देखेंगे तो आ भी चुके हैं इससे कनेक्टेड क्वेश्चन। तो ग्रेविटेशन लॉ जो है वो, अगर हम वन बॉडी को अर्थ ले लें तो वही फोर्स हमारा ग्रेविटेशन की बजाय यहाँ ग्रेविटी बोल देते हैं। ठीक, ग्रेविटी के केस में ये अर्थ का मास m है, इसके ऊपर स्मॉल m मास का ये बॉडी कोई रखी हुई है, तो जो इनमें फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशन लॉ से वो gmm/r² है, जो कि वेट mg के इक्वल होगा। मास स्मॉल m को कैंसिल कर दें तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला बन गया g = gm/r²। यहाँ r अर्थ की रेडियस है या अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस है। अगर हाइट पर जाएंगे तो वेरी करेगा, g आपको मालूम है, अभी फार्मूले निकालेंगे। हम इस फार्मूले से 2 यूज करते हैं, एक तो अर्थ का मास निकाल लेते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको मालूम 9.8 एवरेज में है मीटर/सेकंड², एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। तो अर्थ का मास निकाल लेते हैं, ये 6 × 10⁻⁴ kg आता है, 10⁻⁴ kg, 6 × 10⁻⁴ kg, और डेंसिटी आती है 5.5 × 10⁻³ मास से वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से डेंसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 5.5 × 10⁻³ kg/m³ आती है। हाँ, आपने जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला बनाया है g = gm/r², इसमें हम वेरिएशन की स्टडी करेंगे। देखिए, इसमें कई रीजन होते हैं वेरिएशन के। जो g की वैल्यू है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पहला तो है इफेक्ट ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ। जो पोल पर रेडियस है आपकी अर्थ की वो 21 किलोमीटर जो है वो कम है, यानी कि दोनों का डिफरेंस नियरली 21 किलोमीटर है। तो नेचुरल है कि यहाँ पर जो है मास कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हम सरफेस पर चेक कर रहे हैं। कोई भी फार्मूला में जब आप वेरिएशन चेक करते हैं, जैसे g = gm/r²,
तो जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, लेकिन मास कांस्टेंट होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर जो है हम सरफेस पर चेक कर रहे हैं केवल, ठीक। तो पोल पर जो है वो रेडियस जो है वो कम होने की वजह से पोल पर जो है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेटर के कंपैरेटिवली जो है वो ज़्यादा होगा। दूसरा यहाँ पर है इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड यानी हाइट के साथ। अगर अर्थ के सरफेस पर देखेंगे तो जी जी एम अपान आर स्क्वायर होगा। अगर एच हाइट पर देखेंगे तो जी डेस इज इक्वल टू जी एम अपान आर प्लस एच का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ आर की जगह आर प्लस एच हो गया। दोनों को डिवाइड कर दें, ठीक। इसको अगर हम यहाँ पर आर स्क्वायर को कॉमन लेकर नीचे डिनोमिनेटर में और बायनॉमियल थ्योरम लगाते हैं तो जी डेस इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h ओवर आर आता है। ध्यान रखना बायनॉमियल जब लगेगी जब कम हाइट होगा, इसलिए आप इस फार्मूले का न्यूमेरिकल में यूज ना रखें करें, ठीक है ना। ध्यान रखें क्योंकि ये कम हाइट के लिए वैलिड है। अगर आप वैल्यू पुटअप कर देंगे तो रॉन्ग आंसर आएगा। ओरिजिनली आप जी डेस को जी में डिवाइड करके और इसमें वैल्यू रखकर तब निकालें। फार्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, दोनों लिखें, डिवाइड करें और डायरेक्ट निकालें। आप एग्जाम्पल देख लें जैसे अगर एच इज इक्वल टू आर बाई 2 पर देखते हैं हम, यानी इतनी हाइट पर चाहें कि वो अर्थ के रेडियस की हाफ हो तो इससे वैल्यू 0 आएगी, जबकि प्रैक्टिकली इसमें अगर वैल्यू पुटअप करते हैं तो वो 4/9g आती है। इसलिए ध्यान रहे कि हाइट का फार्मूला यूज न किया जाए, ठीक, क्योंकि वो कम हाइट पर वैलिड है। हाँ, अगर कम हाइट आती है ध्यान रहे तो आप यूज कर सकते हैं। अब इफेक्ट ऑफ डेप्थ देखिए। अब अर्थ के अंदर आप जा रहे हैं, अर्थ के अंदर जब आप किसी भी पॉइंट पर चेकिंग करेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, तो ध्यान रखें जैसे हम इस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं एच डेप्थ पर, तो जो इससे टच करते हुए जो स्फीयर बनेगा इसके बाहर का जो मास होगा वो इसमें इफेक्टेड नहीं होगा, इसमें मास भी वेरी कर रहा है। इसलिए ध्यान रखें कि जी यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पहले मास को ब्रेक किया जाए, क्योंकि डेंसिटी को हम यूनिफॉर्म मानकर यहाँ चलेंगे। तो मास 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी रखें तो जी की वैल्यू ये आ गई। अब सरफेस पर ये जी होगा, डेप्थ में रखेंगे तो आर माइनस एच हो जाएगा, ठीक। यहाँ ध्यान रखना कि कभी किसी ऑब्जेक्टिव में आता है जी प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर भी हो सकता है और जी प्रोपोर्शनल r भी हो सकता है, ठीक, क्योंकि इसमें मास कांस्टेंट है और इसमें मास वेरी कर रहा है, यहाँ डेंसिटी कांस्टेंट है। तो देखकर जो है वो टिक लगाएं। डेप्थ में ये दोनों को डिवाइड कर दें तो जी डेस इज इक्वल टू जी 1 माइनस एच ओवर आर आया। इस फार्मूले को आप यूज कर सकते हैं, लर्न रखें। अगर एच इज इक्वल टू आर डाल देंगे यानी कि सेंटर पर आ जाएंगे तो जी डेस की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक। और परसेंटेज चेंज निकालना हो, परसेंटेज हमेशा फिजिक्स में चेंज अपॉन ओरिजिनल, तो जी डेस माइनस जी अपान जी एच ओवर आर के इक्वल होगा। यहाँ निकालेंगे तो 2h ओवर आर के इक्वल आता है, लेकिन ये फार्मूला नहीं करेक्ट है। अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ आप जरूर ध्यान रखें, फिजिक्स में इस टाइप का ग्राफ जो है वो बहुत जगह आता है। ये अर्थ के सरफेस तक जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है यहाँ पर, ठीक। ये सेंटर से डिस्टेंस है स्मॉल आर, और इसके बाद जी प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर हो जाएगा। स्मॉल आर यहाँ सेंटर से डिस्टेंस है और सेंटर पर जी की वैल्यू 0 होगी। अब इफेक्ट ऑफ हम लैटिट्यूड देखेंगे, यानी और या हम कह सकते हैं इफेक्ट ऑफ रोटेशन। देखिए अर्थ जो है वो रोटेट हो रही है, रोटेट होने की वजह से यहाँ पर अगर कोई भी पॉइंट है अर्थ के ऊपर तो इसमें सेंटीपिटल फोर्स इसको रिक्वायरमेंट होगी, ठीक। हम इसी फ्रेम से देखेंगे तो इसलिए हमने सेंटीफ्यूगल लगा दिया है बाहर को और mg लगेगा सेंटर पे। पहली बात, जो जी डेस की वैल्यू इफेक्टिव है वो प्रैक्टिकली अर्थ के सेंटर की तरफ ना होकर कुछ हटके होगी, क्योंकि इन दोनों का पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे तो इस डायरेक्शन में आएगा mg डेस। दूसरी बात, इसका फार्मूला आप डायरेक्ट लर्न करने जी डेस का, रोटेशन की वजह से जो इफेक्ट है, लेमडा यहाँ पर लैटिट्यूड एंगल है, यानी पॉइंट पी को अर्थ के सेंटर से मिलाइए और हॉरिजॉन्टल यानी इक्वेटर से ये एंगल बन रहा है। तो फार्मूला है जी डेस इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कास स्क्वायर लेमडा। लेमडा यहाँ पर लैटिट्यूड एंगल है, ध्यान दें इक्वेटर पर यही लेमडा 0 होगा, पोल पर 90 होगा। अगर पोल पर आप 90 पुटअप कर देंगे तो जी डेस की वैल्यू जी के इक्वल होगी, यानी रोटेशन का वहाँ कोई इफेक्ट नहीं होगा। वैसे भी यहाँ पर पार्टिकल ऊपर जो है वो रेस्ट में होगा और सबसे ज्यादा रेडियस इक्वेटर पर होगी। इक्वेटर पर फार्मूला बनेगा जी डेस इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। ये फार्मूला लर्न रखना है। इसमें कई तरह के क्वेश्चन इक्वेटर में आते हैं, जो क्वेश्चन आपको सभी लर्न करने हैं। देखिए एक तो क्वेश्चन ये है कि अगर जी डेस की वैल्यू 0 हो जाए इक्वेटर पर तो टाइम पीरियड अर्थ का कितना होगा, जो कि 24 आवर अभी है, तो बाद में कितना होगा। इसके लिए जी डेस यहाँ पर 0 कर दीजिए और ये टी का फार्मूला बन गया, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट आर ओवर जी। ये फार्मूला जो है वो कई जगह फिजिक्स में आता है, इस चैप्टर में भी 2-3 जगह आएगा। इसे आप लर्न रखें फार्मूले को और ये कॉन्सेप्ट लर्न रखें। ये 1.41 आवर आएगा, ये 84.6 मिनट आएगा। इसी तरह से आप देखें पोल पर और इक्वेटर पर जो जी की वैल्यू है उसमें जो डिफरेंस है, यानी कि जीपी माइनस जीई, ये आर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा।
पोल पर जो जी की वैल्यू है वो जी होगी और इक्वेटर पर ये है, दोनों माइनस करें तो आर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ओमेगा अगर 2 पाई बाई टी डालते हैं, टी 24 आवर, उसको सेकंड में चेंज करके डाला जाए तो ये डिफरेंस नियरली 0.034 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल आता है। हाँ, यहाँ पर जरा ध्यान दें कि अर्थ जो है, हमने ये लिखा है कि अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग देन देयर इज नो चेंज एट द पोल, यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में वहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा पोल पर, क्योंकि वहाँ रोटेशन का कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन इक्वेटर पर जी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी 0.034 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, उसी कैलकुलेशन से, ठीक है ना। इसी तरह से अगर इफ जी डेस इज इक्वल टू जीरो एट इक्वेटर, इसका मतलब वहाँ अपरेंट वेट जीरो हो जाएगा इक्वेटर पर, देन एंगुलर वेलोसिटी अगर आप निकालते हैं तो 17 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। और आपको ध्यान होगा कि जो टाइम पीरियड अभी हमने नोट करा दिया वो 1.41 आवर होगा इंस्टेड ऑफ 24 आवर। इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है कि फाइंड एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा व्हेन ए पर्सन एट इक्वेटर फील्स द वेट 2/5 ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू, यानी प्रेजेंट वैल्यू जी है तो वेट जो है वो 2/5 जब फील करेगा, जब उसकी जी की वैल्यू 2/5 जी हो जाएगी। डायरेक्ट फार्मूला लगाएं, जी डेस इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, इसमें जी डेस की वैल्यू पुटअप कर दें 2/5 जी, तो एंगुलर वेलोसिटी 9.6 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन पर सेकेंड आ जाएगी। तो कैलकुलेशन आप इनसे कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे फील्ड का। देखिए, आपको मालूम है कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव दो तरह के फील्ड होते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पर कंजर्वेटिव फील्ड है, और हम जनरली फील्ड को डिफाइन करते हैं कि उसकी जो कि स्पेस के साथ यानी डिस्टेंस के साथ जिसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो रही हो, ठीक, क्योंकि वैल्यू हर डिस्टेंस पर अलग अलग होगी। अगर अर्थ के केस में देखेंगे तो यहाँ पर जो हम फील्ड को जब करेक्टराइज करते हैं तो दो फिजिकल क्वांटिटी से किया जाता है। एक होता है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड ही बोल देते हैं, ठीक। और दूसरा पोटेंशियल होता है, ये होता है फोर्स पर यूनिट मास, वो होता है फोर्स पर यूनिट वर्क डन पर यूनिट मास, ये है फोर्स पर यूनिट मास। और पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट मास। इलेक्ट्रोस्टेट में यही चार्ज हो जाता है मास की जगह, ठीक। तो इंटेंसिटी जो ग्रेविटेशनल फील्ड की हम डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट मास से, वेक्टर क्वांटिटी है, नेचुरल है कि इसकी यूनिट न्यूटन पर केजी हो जाएगी। अर्थ के केस में अगर हम देखें तो अर्थ का मास एम है, सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर हाइट पर जो फोर्स का फार्मूला है वो जी एम एम अपान आर स्क्वायर होगा। स्मॉल एम मास का यहाँ पार्टिकल ऊपर है, कैपिटल एम जो है वो हमने वो रख दिया है। फील्ड को यानी कि कैलकुलेशन करने के लिए स्मॉल एम मास का जो है वो पार्टिकल रखेंगे, उसमें जो फोर्स फील होगा उसे हम पर यूनिट मास फोर्स निकाल कर हम इंटेंसिटी निकालेंगे। तो फील्ड का फार्मूला जी एम अपान आर स्क्वायर बना। अगर आप सरफेस पर देखेंगे तो जी एम अपान आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। सॉलिड स्फीयर के अंदर के लिए हमने नीचे लिखा है, अर्थ को सॉलिड स्फीयर मानकर अंदर के लिए फील्ड का फार्मूला नीचे दिया गया है, ठीक। फील्ड का जो फार्मूला सरफेस पर है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल आता है, ऊपर भी है क्योंकि वहां पर भी जी की वैल्यू इतनी आती है, स्मॉल आर आपका आर प्लस एच है। दोनों मैथमेटिकली फार्मूले सेम है लेकिन दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हैं, यूनिट अलग है। यहाँ पर यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है वो एक्सीलरेशन है, यहाँ पर न्यूटन पर केजी है, डायमेंशन सेम आएगी, ठीक। तो फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास की अगर बात करें तो ये पॉइंट मास है, इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर यहाँ फील्ड निकालना है तो सीधा फार्मूला जी एम अपान आर स्क्वायर। अब है फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर है ये कैपिटल एम मास का, इसकी रेडियस आर है, अर्थ के केस की तरह ही है बिल्कुल। इसके बाहर अगर आप देखेंगे स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर तो जी एम अपान आर स्क्वायर होगा, सरफेस पर जी एम अपान कैपिटल आर स्क्वायर होगा। और इनसाइड के लिए चेक करें, अगर अंदर हम यहाँ पर पॉइंट निकालें फील्ड कितना होगा तो ध्यान रखना, हमने इसके पहले भी बताया है कि बाहर का जो मास होता है ये इस पॉइंट पर फील्ड क्रिएट नहीं करेगा, इसको टच करते हुए है कि आप स्फेरिकली शेल बनाएं, इसके अंदर का जो मास है वो निकालना पड़ेगा। तो यूनिटरी मेथड से मास निकालें अंदर का, फील्ड यहाँ पर जी एम डेस अपान आर स्क्वायर होगा क्योंकि बाहर का मास यहाँ पर इफेक्टिव नहीं होगा, वो अंदर फील्ड क्रिएट नहीं करता है। तो कैपिटल एम इसका टोटल मास है, इसमें 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड करें यूनिटरी मेथड और मल्टीप्लाई करें जहां तक आपको फील्ड को निकालना है, स्मॉल आर डिस्टेंस सेंटर से है। तो एम डेस की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दें तो ये फील्ड जी एम अपान आर क्यूब इंटू स्मॉल आर आ गया। बिल्कुल यही फील्ड जो है जो उसमें इलेक्ट्रोस्टेट में ध्यान दें जो नॉन कंडक्टिंग बॉडी होती है जिसमें अंदर भी चार्ज होता है उससे कंपेयर करते जाएं, वहां पर भी था, वहां
जो कांस्टेंट है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, मास की जगह चार्ज हो जाएगा, नीचे आर क्यूब और आर आएगा। ग्राफ भी एक जैसा है, इंटेंसिटी अंदर जो है यानी कि कैपिटल आर तक सरफेस तक आई प्रोपोर्शनल टू आर होगा, यहाँ से चेक करें, और ये कैपिटल आर कांस्टेंट है, इसके बाद आई प्रोपोर्शनल 1/r² से डाउन होगा। ठीक, ग्राफ ध्यान रखें, फार्मूला भी ध्यान रखें। फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल, शेल में जो है जो बाहर के लिए सेम फार्मूला होगा, आर ग्रेटर देन आर, यहाँ पर जो आई होगा वो gm/r² होगा। सॉलिड और इसके सेम फार्मूले हैं, सरफेस के ऊपर gm/r², लेकिन अंदर फील्ड जीरो होगा। जैसे इलेक्ट्रोस्टेट में यहाँ कंडक्टर से करेंगे कंपेयर, इलेक्ट्रोस्टेट में कंडक्टर जो होते हैं, कंडक्टिंग स्फीयर जो होता है उसमें चार्ज सरफेस पर रहता है, उसके अंदर फील्ड जीरो होती थी, पोटेंशियल कांस्टेंट होती, यहाँ भी होगी, तो यहाँ पर अंदर फील्ड जीरो होगी। अगर आप ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ पर ध्यान दें, यहाँ पर ग्राफ जो है वो अंदर फील्ड जीरो होगा और सरफेस ये कैपिटल आर के बाहर ये स्मॉल आर वेरिएबल है, यहाँ पर जो है वो इंटेंसिटी है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, और यहाँ पर बाहर जाने पर आई प्रोपोर्शनल 1/r² होगा, यानी कि सरफेस के बाहर 1/r² से जो है वो चेंज होगा इंटेंसिटी। तो सॉलिड स्फीयर को हम अर्थ की तरह आप मानकर चले हैं, और आपका हॉलो स्फीयर में अंदर ध्यान रखें फील्ड जीरो होता है। दोनों के ग्राफ अच्छी तरह से ध्यान रखें। हाँ, अब आप जरा जो है वो फील्ड जो ग्रेविटेशनल है वो ड्यू टू रिंग देखिए। ये जो रिंग है इसमें डॉटेड पोर्शन बोर्ड के अंदर है और ये डार्क पोर्शन बोर्ड के बाहर है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, और स्मॉल आर डिस्टेंस पर यहाँ पर एक्सिस पर जो है ये फील्ड का फार्मूला है। ये फार्मूला बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टेट में जो फील्ड का फार्मूला है उसी की तरह है बिल्कुल। कैपिटल जी की जगह वहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और मास की जगह चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर ये आर है, नीचे ये आर कैपिटल आर रेडियस है, r² + r² 3/2। इसमें जो है ग्राफ प्लॉट करने के लिए एक तो आर जब जीरो डाल देंगे तो सेंटर पर जो फील्ड होगा वो जीरो होगा, और दूसरा इसको डिफ्रेंशिएट करिए मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, जब डिफ्रेंशिएट करके जीरो करेंगे तो जो डिस्टेंस आती है जहाँ पर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा होगा यहाँ पर तो +-r/√2 होगा। नेचुरल है कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर फील्ड जो है वो जीरो हो जाएगा, रेडियस टू सेंटर पर जीरो है, इनफाइनाइट पर जीरो है, और माइनस होने की वजह से देखिए यहाँ पर जो फील्ड का डायरेक्शन है वो लेफ्ट को होगा, क्योंकि यहाँ कोई अगर मास रखेंगे तो वो अट्रैक्ट करेगा। ठीक, और जब हम इधर लेफ्ट में रखेंगे तो राइट को लगेगा, इसलिए हमने इस तरफ जो +x है या +r की पोजीशन है उसमें ये नेगेटिव लिया है और इस तरफ पॉजिटिव लिया है। उसमें जो ऑब्जेक्टिव में है इसका रिवर्स भी दे सकते हैं और हाफ पार्ट भी दे सकते हैं, केवल इसको ऊपर बना के वो ध्यान रखना, ठीक है ना। नेगेटिव की वजह से ये ले लिया, यहाँ पर डायरेक्शन की वजह से माइनस, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो जैसे हम गॉस लॉ पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टेट में, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी गॉस लॉ है क्लोज सरफेस के लिए। E.ds = ध्यान दें वहाँ पर Q/ε0 होता है, ε0 की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट से निकालते हैं। जैसे 1/4 पाई ε0 को कैपिटल G के इक्वल करें, यहाँ से ε0 निकालें और यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दें, m/ε0 होगा, और नेगेटिव यहाँ पर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ऑलवेज अट्रैक्शन होता है इसलिए माइनस लगेगा। ठीक, अब हम स्टडी करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। देखिए पोटेंशियल जो है वो हमेशा चेंज इन पोटेंशियल डिफाइन होता है। वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर में भी हमने पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल को डिफाइन किया है। तो हम इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जब लाते हैं किसी मास को तो जो वर्क डन होगा वो आपका चेंज इन पोटेंशियल होगा। इनफाइनाइट पर पोटेंशियल को हम जीरो मान लेते हैं, उससे हम पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल लेते हैं। ये वर्क डन एक्सटर्नल है, इन्फिनिटी टू है और डिवाइडेड बाई मास। अगर फील्ड से निकालेंगे तो नेगेटिव होगा। नेचुरल है कि पोटेंशियल आपका ध्यान होगा कि केवल कंजर्वेटिव फील्ड के लिए डिफाइन होता है, ठीक, और हमेशा चेंज डिफाइन होता है, और इन्फिनिटी पर ध्यान रखना हम इसको जीरो मान लेते हैं। ठीक, जैसे इलेक्ट्रिकल में वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, यहाँ पर वर्क डन पर यूनिट मास है। ठीक, और विदाउट एक्सीलरेशन लाते हैं, एक्सीलरेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि जैसे ग्रेविटी जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है उतना ही फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगाकर और तब उसको मूव करते हैं। तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास, पॉइंट मास में जो है वो सिंपल फार्मूला -gm/r है, r डिस्टेंस होगी पॉइंट मास की। ये है पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर में जब बाहर पॉइंट होगा तो हम सारा मास ऐसे बिहेव करेगा जैसे सेंटर पर कंसंट्रेट हो। ये वाला जो डायग्राम होता है ये सॉलिड स्फीयर का, ये इलेक्ट्रिकल में नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की तरह बिहेव करता है। तो r ग्रेटर देन r पर जो पोटेंशियल होगा वो -gm/r होगा, सरफेस पर -gm/R होगा। अगर हम अंदर के लिए देखेंगे तो ये पोटेंशियल का फार्मूला आप लर्न करें इलेक्ट्रोस्टेट में भी और यहाँ पर भी ध्यान रखें, एक जैसे फार्मूले हैं।
तो ये -gm/2r³ ब्रैकेट में 3r² -r² है, कैपिटल R रेडियस है, स्मॉल r पॉइंट है जहां पर आपको पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना है। अगर सेंटर पर देखेंगे यहाँ पर तो r को 0 पुटअप कर दें तो 3/2 v सरफेस आता है। नेगेटिव की वजह से इसको नीचे बनाया है। एग्जाम में कभी देख लेना, ऑब्जेक्टिव में ऊपर भी दे सकते हैं, कंपैरेटिवली दोनों दिए हैं तो फिर इसमें टिक लगाना नेगेटिव वाले में। तो यहाँ पर ध्यान दें, ये सरफेस पर जो पोटेंशियल है -gm/r है और सेंटर पर इसका जो है वो 3/2 vs होगा। यहाँ से माइनस हटा दे रहे, vs हमने यहाँ लिख दिया है, और बाहर जो है वो v प्रोपोर्शनल 1/r होता है जो ऊपर फार्मूले में है। ठीक, इसी तरह से पोटेंशियल ड्यू टू थिन स्फेरिकल सेल के लिए जो है वो बाहर ये बिल्कुल कंडक्टिंग स्फीयर की तरह काम करता है। इसके फार्मूले बाहर जो है वो फील्ड वही फार्मूला होगा पोटेंशियल का -gm/r सरफेस पर जो, और अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा क्योंकि अंदर फील्ड 0 होता है। आपको मालूम है E = -dB/dr होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल में कंडक्टिंग जो स्फीयर होते हैं उनके अंदर पोटेंशियल सेंटर से सरफेस तक सेम रहता है। ध्यान रहे कि पोटेंशियल अगर स्फेरिकल सेल में अंदर किसी भी पॉइंट पर पूछा जाएगा तो सरफेस पर निकालें, वही पोटेंशियल सेंटर तक होगा। इसलिए यहाँ पर ध्यान दें -gm/r ये पूरा कांस्टेंट होगा सरफेस तक, और उसके बाद जो पोटेंशियल है वो प्रोपोर्शनली 1/r से जो है वो डाउन होगा, यानी r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। फार्मूले रन रखें, और सॉलिड स्फीयर में स्पेशली जो है वो इंटरनल के लिए जो फार्मूला है उसे आप जरूर लर्न करें। हाँ, ये देखिए, ये पोटेंशियल ड्यू टू रिंग है। ये रिंग में हमने स्मॉल r डिस्टेंस पर यहाँ पर पोटेंशियल का फार्मूला लिखा है। डेरिवेशन इसका बहुत आसान होता है। यहाँ पर एक छोटा सा मास स्मॉल m लीजिए, इसके ड्यू टू यहाँ पर पोटेंशियल निकालिए। ये डिस्टेंस आ जाएगी √r² + r², कैपिटल R इसकी रेडियस है। तो इंटीग्रेट कर दो तो dm की जगह m लिख दो तो सीधे पोटेंशियल आ जाता है V = -gm/√r² + r²। अगर सेंटर पर निकालेंगे तो स्मॉल r को यहाँ 0 पुटअप कर दीजिए तो पोटेंशियल -gm/r आ जाएगा। ठीक, निगेटिव होने की वजह से नीचे ग्राफ बना दिया है -gm/r, फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल डाउन हो जाएगा। ये रिलेशन बिटवीन जो है वो फील्ड और पोटेंशियल है। इसका फार्मूला जैसे इलेक्ट्रिकल की थ्योरी है वैसे यहाँ पर है। ये E cos θ = -dB/dr है। इसका मतलब है कि पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन जिस डायरेक्शन में करेंगे उस तरफ हमें फील्ड का कंपोनेंट मिलेगा। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसका मतलब है अगर पोटेंशियल का डेरिवेटिव x डायरेक्शन में करेंगे तो फील्ड का x कंपोनेंट, ठीक, y डायरेक्शन में करेंगे तो y कंपोनेंट, z में करेंगे तो z कंपोनेंट। इसका जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। इसमें जब x के रिस्पेक्टिव करेंगे किसी फंक्शन का तो ध्यान दें y और z को कांस्टेंट, जब y के रिस्पेक्टिव करें तो x और z को कांस्टेंट यानी नंबर की तरह ट्रीट करें, z के रिस्पेक्टिव करें तो x और y कांस्टेंट, तीनों कंपोनेंट मिलाकर उसमें यूनिट वेक्टर i j k लगा दें तो नेट फील्ड निकल आएगा। ठीक, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है एनर्जी अब ले रहे हैं हम लोग, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में इन्फिनिटी टू पर्टिकुलर पॉइंट वर्क डन पर यूनिट मास होता है, यहाँ पर टोटल वर्क डन होगा। ध्यान दें, वी डिफाइन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बाय नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये कंजर्वेटिव फोर्स है, इन्हीं में पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है, तो उसका नेगेटिव होता है इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। ठीक, यानी हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होता है, ध्यान रखें। अगर आप वर्क एनर्जी पावर में इसका डिटेल है पोटेंशियल एनर्जी का, फॉर 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला -gm1m2/r। ये m1 m2 दो पार्टिकल हैं, बीच की डिस्टेंस r है, इसमें दो के पेयर लिए जाते हैं। तो अगर मान लीजिए ट्रेंगल है तो इसमें 3 पेयर बनेंगे, तो n पार्टिकल सिस्टम में दो के पेयर लेते चले जाइए। -g को हमने बाहर कांस्टेंट ले लिया है, नंबर ऑफ पेयर का जो फार्मूला है कॉमन ले लिया कैपिटल G को। नंबर ऑफ पेयर का फार्मूला nn-1/2 होते हैं। ध्यान दें, ट्रेंगल में 3 मास होंगे, इसलिए यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 पेयर बनेंगे। लेकिन अगर स्क्वायर या रेक्टेंगल में है तो वहाँ पर 4 मास रखे होंगे तो वहाँ पर 6 पेयर बनेंगे। 4 तो साइड के बनते हैं और 2 डायगोनल के। सीधे मल्टीप्लाई करते जाओ, माइनस लगाओ और इसमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकल आती है। ठीक है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल की तरह वो भी ध्यान रखना, जो लोग ये चैप्टर करें इलेक्ट्रोस्टैट को जरूर साथ में करना। तो यहाँ पर जो है वो जैसे कोई आप इन्फिनिटी टू पर्टिकुलर डिस्टेंस पर किसी 2 पार्टिकल को ला रहे हैं, ठीक, तो इनिशियल पोजीशन उनकी इनफाइनाइट पर है और एक पर्टिकुलर पोजीशन पर ले आए r डिस्टेंस पर है, तो फाइनल और इनिशियल। ठीक, इसी पार्टिकल को जब हम किसी सिस्टम को असेंबल करते हैं तो शुरू में पार्टिकल इन्फिनिटी पर होते हैं, तो उसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। ठीक, अब जिस पॉइंट पर वो रखे हैं, जैसे ट्रेंगल में रखे हैं, तो उनकी आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी। फाइनल माइनस इनिशियल कर दें, वो उनको बनाने में वर्क डन होगा, यानी असेंबल करने में।
और उसको अगर अपोजिट ले लें तो डीअसेंबल करने में वर्क डन आ जाएगा। यानी इनिशियल पोजीशन जैसे ट्रायंगल में रखे हुए हैं और वो इनिशियल पोजीशन होगी, उनके कॉर्नर पर रखे हुए हैं 3 मास और इनफाइनाइट पर जो है वो फाइनल पोजीशन हो गई। ठीक, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दें तो वर्क डन यहाँ पर निकल आता है। बिल्कुल इलेक्ट्रिकल की तरह है सिस्टम ये। अर्थ सिस्टम पे ध्यान दें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्थ सिस्टम में अर्थ का मास हमने कैपिटल एम ले लिया है, स्मॉल एम मास का पार्टिकल रखा है, अर्थ की रेडियस आर है, तो नेचुरल है इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो माइनस GM/r होगी। ठीक, अगर हम h हाइट पर लेंगे तो नेचुरल है कि r की जगह r+h आ जाएगा। इनमें से अगर इसको माइनस कर दें तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपको जरूर लर्न करना है, mgh/1+h/r। ठीक, इसमें हम बनाते समय जो है वो अक्सर ये न्यूमेरिकल में स्मॉल g की जगह कैपिटल GM/r² होता है, तो GM की जगह GR² को आप पुटअप कर देते हैं। अगर डाटा नहीं गिवन है तो इसकी हेल्प ले लेते हैं। ध्यान दें, अगर h लेस देन r है यानी अर्थ के सरफेस पर बहुत स्मॉल हाइट पर, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ये निगलेक्ट कर देंगे तो सीधे mgh बनता है। तो आप जो फार्मूला mgh पढ़ते हैं वो अर्थ के सरफेस से h हाइट पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। आप अर्थ के सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लेते हैं, इसलिए h हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी को बोलते हैं mgh। वैसे वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है, वो भी कम हाइट पर। इस चैप्टर में एग्जैक्ट फार्मूला ये है, इसको आप लर्न रखें, mgh/1+h/r। दूसरी बात यह है कि जो जैसे कोई सॉलिड स्फीयर जब आप बना रहे हैं, जैसे अर्थ है, तो इसका एक एक पार्टिकल इनिशियल में आप इनफाइनाइट पर मान के चलें तो वो उसकी इनिशियल पोजीशन होगी। जब उसको असेंबल करेंगे तो उसमें करोड़ों करोड़ों पार्टिकल्स हैं, वो सब लाके उनमें वर्क डन होगा। उसको बनाने में जो वर्क डन होता है उसे हम ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी बोलते हैं। ठीक, ये भी पोटेंशियल एनर्जी है, ये सिस्टम की खुद की पोटेंशियल एनर्जी है। तो सॉलिड स्फीयर में अर्थ भी आ जाएगा। इसकी पोटेंशियल एनर्जी का ये फार्मूला है -3/5 GM²/r। मास है अर्थ का या कोई भी सॉलिड स्फीयर हो, r उसकी रेडियस है, ये इंटीग्रेशन करके आता है। इसी तरह से अगर कोई स्फेरिकल शेल है तो शेल में जो ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी का फार्मूला जो है वो -GM²/2r होगा। ठीक, ये इनको बनाने में वर्क डन। इसके अलावा ध्यान रखना, अगर कोई पार्टिकल किसी जैसे अर्थ के अंदर है, सॉलिड स्फीयर के अंदर है, और आप सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं, यानी कि उस पार्टिकल की और जो बॉडी रखी हुई जो सॉलिड स्फीयर है उसकी, जैसे ये अर्थ है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले आपने पढ़े हैं ये अर्थ के सरफेस के बाहर लगेगा, अंदर के लिए नहीं। अगर अंदर कोई पार्टिकल है और आप उसकी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की निकालना चाहते हैं, इसमें फ़र्क है। हम जो बोल रहे हैं ये है ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी, यानी किसी सॉलिड स्फीयर को बनाने में वर्क डन। शुरू में पार्टिकल इनफाइनाइट पर है, उसको कॉन्स्टिट्यूट कर दिया पार्टिकल को, और उसमें अंदर एक पार्टिकल स्मॉल एम मास का रखा हुआ है, कैपिटल एम अर्थ के अंदर। ठीक, उस समय जब आपको अगर पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की निकालनी है तो जो हमने सॉलिड स्फीयर के पोटेंशियल का फार्मूला आपको बताया है उसमें मास को मल्टीप्लाई कर दें जो पार्टिकल अंदर रखा है, तो पोटेंशियल एनर्जी निकल आएगी। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में जो है वो GMM/r होता है और उसमें -GM/r होता है। तो अगर मास मल्टीप्लाई कर दें आप पोटेंशियल में तो नेचुरल है कि पोटेंशियल एनर्जी निकल आएगी। तो क्या करेंगे, सॉलिड स्फीयर के लिए हम एक एग्जाम्पल भी करा देंगे कि सॉलिड स्फीयर में अंदर पोटेंशियल निकालें और मास को मल्टीप्लाई कर दें तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की निकल आएगी। सॉलिड स्फीयर के पोटेंशियल का फार्मूला हमने आपको करा दिया है। फार्मूले आपको लर्न रखने पड़ेंगे कि बिना उसके जो है वो वर्क नहीं हो सकता है कोई भी। हाँ, अब हम जो है वो सैटेलाइट का डिस्कशन करते हैं। ये कोई हैवी बॉडी है जिसका मास कैपिटल एम है, रेडियस आर है। इसके चारों तरफ जो बॉडी रिवॉल्व करती है इसको हम सैटेलाइट कहते हैं। जैसे मून जो है वो रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के जो है वो चारों तरफ, या अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के चारों तरफ। ठीक, वो प्लेनेट है, उसका भी इसी तरह के फार्मूले बनेंगे। ठीक, तो ये ऑर्बिटल स्पीड जो है वो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं। इसको जो सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए सैटेलाइट को सेंटीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से मिलेगा, इसलिए mv²r जो है v0 यहाँ पर ऑर्बिटल स्पीड है, GMM/r² के इक्वल करें, ये फार्मूला आपका बन गया ऑर्बिटल स्पीड का √GM/r। किसी भी न्यूमेरिकल में कहीं पर भी फार्मूले में आप GM की जगह GR² रिप्लेस कर सकते हैं, स्मॉल r की जगह कैपिटल R+h डालिए, और फार्मूले में जो कम हाइट के लिए h लेस देन r के लिए इसको निगलेक्ट कर दीजिए, तो फार्मूला ऑर्बिटल वेलोसिटी का √gr आता है। ये जो g है अर्थ के लिए 9.8 मीटर पर सेकंड आपको मालूम है, अर्थ की रेडियस डाल दें तो ये 7.9 किलोमीटर पर सेकंड आएगा। ठीक, पीरियड ऑफ सैटेलाइट के लिए
टाइम जो है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। टोटल डिस्टेंस 2 पाई आर मूव करेगा सर्कुलर पाथ में। इसमें ऑर्बिटल स्पीड को डिवाइड कर दीजिए। ये जो स्पीड दी हुई है जिसमें आपने डिवाइड किया है ये ऑर्बिटल स्पीड है। तो ये फार्मूला बन गया T इक्वल टू 2 पाई रूट आर क्यूब अपॉन GM। और यहाँ से वो भी क्लियर हो गया कि T स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब, केपलर का थर्ड लॉ। ठीक, स्मॉल आर की जगह आर प्लस एच पुटअप कर सकते हैं, GM की जगह GR स्क्वायर, और कम हाइट के लिए H को इसमें निगलेक्ट कर दें तो ये फार्मूला T इक्वल टू 2 पाई रूट आर ओवर G बन गया। ये अभी हमने जो लेक्चर में आपको कराया था ये 84.6 मिनट है, 1.41 आवर है। जब बताया था कि जो अर्थ जब रोटेट कर रही है तो अगर जी डेस की वैल्यू इक्वेटर पर 0 हो जाए तो टाइम पीरियड कितना होगा, तो वहां भी इतना ही आता है। इसका फार्मूला अगर हम इसको ब्रेक कर दें, जी को GM आर स्क्वायर अपान में और मास को 4/3 पाई आर क्यूब और डेंसिटी डाल दें तो ये फार्मूला भी ध्यान रखना, ये फार्मूला डायरेक्ट पूछ लेते हैं ऑब्जेक्टिव में। √3 पाई 0 ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट फार्मूले हैं। ठीक, अगर एंगुलर मोमेंटम कभी आ जाए सैटेलाइट का तो MVR वेलोसिटी की वैल्यू डाल दें यहाँ ऑर्बिटल स्पीड की √GM/r। जब हम अर्थ के सरफेस से या कोई और भी प्लेनेट हो उससे हम किसी बॉडी को v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं तो ये कितनी हाइट गेन करेगा, तो ये जब मैक्सिमम हाइट तक जाएगा ये इसमें काइनेमेटिक्स की तरह क्वेश्चन नहीं लगेंगे क्योंकि यहाँ ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होने लगती है। इसमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आप लगाएं तो सरफेस पर ये मैक्सिमम हाइट है अटेंड बाई प्रोजेक्टाइल, कितनी हाइट ये अटेंड करेगा, ये जहां पर हाइट मैक्सिमम होगी वहां पर इसकी वेलोसिटी 0 होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। सरफेस पर काइनेटिक लें, सरफेस पर पोटेंशियल लें और h हाइट पर काइनेटिक 0 लें और पोटेंशियल -GMM/r+h। हमने इसके पहले आपको लेक्चर में इसी में बता दिया है, ये आपको राइट में लाकर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का ये डायरेक्ट फार्मूला आपको लर्न करना है, mgh/1+h/r। ठीक, ये भी फार्मूला आपका यूज में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कॉम्पिटिटिव में। इससे H का फार्मूला ये बनता है, या तो ये लर्न करें और नहीं तो अगर ये लर्न है ना mgh1+h/r तो ध्यान रखें इसे हाफ mv² के इक्वल कर दो तो इससे हाइट निकल आएगी, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल। इसी में ध्यान देना, अगर ये जो हम h को इनफाइनाइट करना चाहें तो v जो है अगर √2gr डाल दें तो इनफाइनाइट हो जाएगा। इसी को हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं या एस्केप स्पीड समझ लें। एस्केप वेलोसिटी √2gr इसका फार्मूला है और इससे भी डायरेक्ट भी ड्राइव कर सकते हैं। एस्केप वेलोसिटी का मतलब है कि पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट करें तो वो इनफाइनाइट पर चली जाए, वहां पर पोटेंशियल भी 0 ले लीजिए तो सीधे फार्मूला v इक्वल टू, यहाँ ध्यान दें मास कैंसिल होगा, √2GM/r आ गया, एक ही फार्मूला है दोनों, GM की जगह GR स्क्वायर रख दें तो ये फार्मूला बन जाएगा, या यहाँ पर इसको इक्वल कर दें √2gr के तो h इनफाइनाइट हो गया, इससे भी ड्राइव हो जाएगा इसको 0 करके। ठीक, तो ये एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला आप लर्न कर लें। अगर इस फार्मूले में हम कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट करें कि जो हाइट हो अर्थ की रेडियस के बराबर हो तो वो √gr होगी। अगर इसमें पुटअप कर दें h इक्वल टू r तो v इक्वल टू √gr आएगा, ये 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड आएगी। जैसे यहाँ पर ऑर्बिटल स्पीड आती है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक, इसमें जब आप एस्केप वेलोसिटी में जो है अगर आप इसकी एनर्जी निकालना चाहें एस्केप, तो काइनेटिक एनर्जी गिवन टू द बॉडी टू प्रोजेक्ट इट विद एस्केप स्पीड कॉल्ड एस्केप एनर्जी। एस्केप एनर्जी हाफ mv² होगी, v यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी है। ठीक, तो यहाँ पर जो है वो v की वैल्यू पुटअप करते हैं आप और स्मॉल g की जगह आप GM/r² पुटअप कर सकते हैं तो ये GMM/r फार्मूला बन जाएगा। ठीक, अर्थ के ऊपर जो एस्केप वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है और ऑर्बिटल स्पीड का ये √2 टाइम्स है। कितने परसेंटेज चेंज है, यानी कि हम ऑर्बिटल स्पीड में कितना परसेंटेज चेंज कर दें कि बॉडी जो है वो इनफाइनाइट पर चली जाए, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन ओरिजिनल। v ये एस्केप वेलोसिटी है, ये ऑर्बिटल है, दोनों का डिफरेंस करें, इसको डिवाइड करें तो ये 41.4% आती है। इसको ध्यान रखना डायरेक्ट आंसर के लिए। ठीक, इफ स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल ग्रेटर देन, हाँ ध्यान रखना, अगर जो स्पीड आपने प्रोजेक्टाइल की यहाँ पर निकाली है अगर √2gr से स्पीड अगर ज्यादा होगी v से तो जो इंटरस्टेलर स्पेस है या स्पेस के अंदर उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होगी, नेचुरल है। यहाँ पर काइनेटिक 0 होके ये आएगा। तो इफ स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल ग्रेटर देन एस्केप स्पीड है तो फिर कंजर्वेशन आप मैकेनिकल एनर्जी पर ध्यान दें। हाफ mv² से आप काइनेटिक एनर्जी हो गई अर्थ के सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी, और इनफाइनाइट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी,
इंटरस्टेलर स्पेस है, और काइनेटिक लेकिन वहाँ पर होगी। जब एस्केप स्पीड ड्राइव करते हैं तो इसको भी 0 कर देते हैं। तो हाफ एम बी वन स्क्वायर, इससे ये फार्मूला बन गया, इसको जरूर लर्न रखना। v1 स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और वी आपको मालूम है वहां से 2 रूट जी एम बाई आर, रूट 2 जी एम बाई आर या रूट 2 जी आर, दोनों एक ही फार्मूले हैं, ध्यान रखना। ये और ये फार्मूला वहाँ इसमें जी एम की जगह जी आर स्क्वायर रख दो तो वो फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो बॉडी विल मूव इन स्पेस विद स्पीड v1, ठीक। यहाँ पर v एस्केप स्पीड है, एस्केप स्पीड से ज्यादा स्पीड पर अपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया, तो इतनी स्पीड वहां पर इनफाइनाइट पर उसके पास रहेगी v1, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना, और v स्पीड है जिससे आपने प्रोजेक्ट किया है। तो ये फार्मूला जरूर लर्न रखना, ये फार्मूला आपके काम आएगा। डायरेक्ट न्यूमेरिकल इससे लग जाएगा, इंटर स्टेलर स्पेस में जो है वो कितनी स्पीड बैलेंस बचेगी। हाँ, देखिए हम एनर्जी सैटेलाइट की स्टडी करेंगे। जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है वो आपको मालूम है, माइनस GMM बाई आर होता है। यहाँ पर जो आर डिस्टेंस है वो प्लेनेट से सैटेलाइट के सेंटर टू सेंटर है। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होती है, ये ऑर्बिटल स्पीड होगी। यहाँ पर v नॉट की वैल्यू पुटअप कर दें रूट GM बाई आर, तो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब ये दोनों एनर्जी का सम कर दें तो टोटल आ गई। टोटल एनर्जी नेगेटिव है, नेगेटिव एनर्जी का मीनिंग है कि सिस्टम जो है वो बाउंड होता है, यानी कि उसी सैटेलाइट के जो है वो चारों तरफ रिवॉल्व करेगा। ये 3 क्वेश्चन इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी टोटल का नेगेटिव है, और पोटेंशियल एनर्जी जो है टोटल का 2 टाइम्स है। पोटेंशियल का मॉड और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो ये 2 टाइम्स है। यही सेम जो रिलेशन है वो आपके जो है मॉडर्न फिजिक्स में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, वहां भी है। ये इसका ग्राफ बनेगा, काइनेटिक पॉजिटिव है तो ऊपर बनेगा, पोटेंशियल और ये टोटल एनर्जी नेगेटिव है तो नीचे बनेगी। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है। देखिए जो टोटल एनर्जी है वो नेगेटिव होती है, अगर इतनी ही हम पॉजिटिव एनर्जी दे दें तो ये टोटल एनर्जी 0 हो जाएगी, यानी कि जो सैटेलाइट है वो इनफाइनाइट को चला जाएगा। इसको हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द सैटेलाइट सो दैट इट में लीव द ऑर्बिट एंड एस्केप टू इंफिनिटी। तो बाइंडिंग एनर्जी इसका नेगेटिव होती है, यानी GMM/2r पॉजिटिव में, ठीक। जो सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं अगर वो किसी पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर स्टे रहते हैं या हमेशा वहीं रहते हैं तो इन्हें हम सिंक्रोनस सैटेलाइट या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं। इनकी प्रॉपर्टी आप ध्यान रखें। सैटेलाइट मस्ट रिवॉल्व इन द इक्वेटोरियल प्लेन, क्योंकि उसे रिवॉल्व के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है जो कि सेंटर लगता है, तो इसलिए इक्वेटोरियल प्लेन में होना चाहिए। रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, जैसे अर्थ रोटेट कर रही है उसी हिसाब से वो भी साथ साथ रोटेट करेगा विद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ। ये एंगुलर वेलोसिटी अर्थ की है। हाइट जो सैटेलाइट की फ्रॉम अर्थ सरफेस लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। वेलोसिटी सैटेलाइट की 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड है, और उसमें आपको मालूम सैटेलाइट में वेटलेस फील करते हैं क्योंकि उसमें नॉर्मल रिएक्शन 0 होता है। अगर हम किसी जो सैटेलाइट हैं या कोई प्लेनेट है तो प्लेनेट में अगर हम इसकी जो ऑर्बिट है उसको अगर हम इलिप्टिकल ऑर्बिट मान के चलें, यानी कि हम इसेंट्रिसिटी को भी काउंट करें, सन यहाँ पर जो है वो इस जगह पर है फोकस पर, R1 डिस्टेंस ये हो गई, R2 ये हो गई, और A यहाँ पर सेमी मेजर एक्सिस है। ये जो दूर वाला पॉइंट है ये अफेलियन और पास वाला पॉइंट पेरिहेलियन कहलाता है। अफेलियन पर जो डिस्टेंस R1 है वो A1 प्लस ई होती है, R2 जो है A1 माइनस ई होती है। नेचुरल है, अफेलियन पर वेलोसिटी जो है वो मिनिमम होगी और पेरिहेलियन पर मैक्सिमम होगी। ये उनकी वेलोसिटी के फार्मूले, यहाँ 1 माइनस ई अपान 1 प्लस ई है, यहाँ रिवर्स है 1 प्लस ई अपान 1 माइनस ई, ठीक। और दोनों में काइनेटिक एनर्जी निकाल कर अगर रेशियो निकालें तो इस टर्म में आता है, और टोटल एनर्जी का फार्मूला माइनस GMM/2a होता है। ए यहाँ पर सेमी मेजर एक्सिस है। देखिए जितने भी हमने ये फार्मूले आपने ड्राइव किए हैं इसमें सन को जो है उसके वेलोसिटी को काउंट नहीं किया है। सन के मास को हमने कंपेरेबल ग्रेटर देन मास ऑफ द प्लेनेट माना है, ठीक। तो अगर हम इस कंडीशन में सन को हमने स्टेशनरी माना है, सेम कंडीशन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के लिए भी होती है, ध्यान रखना। इफ मास ऑफ द सन इज कंपेरेबल टू द प्लेनेट हो देन बोथ रिवॉल्व अबाउट CM। तो ये सन का सेंटर है, ये प्लेनेट का सेंटर है, इनका जो CM होगा जो रेड कलर से बनाया है इसके अबाउट सन भी रिवॉल्व करेगा और ये भी रिवॉल्व करेगा। इस समय जो एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है, जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो Gm1m2 अपान r पावर क्यूब होगी। यहाँ नेचुरल है कि CM अगर यहाँ पर है तो r इज इक्वल टू R1 प्लस R2 के इक्वल होगा। M1r1 इज इक्वल टू M2r2, 2 पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो ये μ r स्क्वायर होगा। म्यू को हम रेड्यूस्ड मास सिस्टम बोला करते हैं।
और जो और अदर वेलोसिटी वगैरह निकाली जाती हैं उनमें मास की जगह रिड्यूस्ड मास सिस्टम का यूज करते हैं। इसकी वैल्यू होती है m1 m2 अपान m1 प्लस m2। बाइनरी स्टार जो सिस्टम होते हैं उनमें भी हम मास के लिए रिड्यूस्ड मास सिस्टम का यूज करते हैं, जिनमें दो उसमें भी ऐसा ही होता है बाइनरी स्टार में कि ये स्टार ये है, दूसरा स्टार ये है, ये साथ साथ रिवॉल्व करते हैं और अपने सीएम के अबाउट ठीक हमेशा आमने सामने रहते हैं। तो फार्मूले लर्न कर लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूले जो है वो लर्न करने की आप ट्राई करें। हाँ, देखिए ये डिफरेंट सिचुएशन में सैटेलाइट की ट्रेजेक्टरी है। जैसे अर्थ से अब h हाइट पर किसी पार्टिकल को अगर हॉरिजॉन्टली v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं तो देखिए अगर v 0 है तो आपको मालूम है रिटर्न आ जाएगा, यानी कि पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक, अगर v स्लाइटली ग्रेटर देन है, थोड़ा सा ज़्यादा है, और h जो है हाइट आपकी जो है वो कम है, तो ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, जैसा कि आप प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ते हैं। वैसे अगर v जो है वो जनरली जो है वो ऑर्बिटल स्पीड से कम है, इसकी स्पीड और 0 से ज़्यादा है, तो पाथ एलिप्टिकल होगा, यानी एलिप्स में जाएगा और अर्थ का सेंटर जो है उसका फोकस होगा। इसके बाद अगर पाथ जो है वो ऑर्बिटल स्पीड के इक्वल वेलोसिटी आप देते हैं तो ये सर्कुलर में मूव करेगा, जैसे कि सैटेलाइट मूव करते हैं, विद सेंटर है अर्थ सेंटर होगा। अगर आपकी स्पीड जो पार्टिकल की है या सैटेलाइट की जो स्पीड है वो ऑर्बिटल स्पीड और एस्केप वेलोसिटी से स्पीड से कम है, तो पाथ जो है वो इलिप्टिकल होगा दोबारा, और फोकस उसका जो है वो सेंटर होगा। इन सभी केस में ध्यान रखना कि जो सैटेलाइट है वो सिस्टम से बाउंड है, इसलिए इसकी टोटल एनर्जी जो है वो नेगेटिव होगी। इसके बाद अगर v इक्वल टू वी है, यानी कि स्केप वेलोसिटी के बराबर आप देते हैं, तो देन स्केप्स फ्रॉम द अर्थ और पाथ पैराबोला होगा। ठीक, और अगर आपने स्पीड जो है वो स्केप वेलोसिटी से ज़्यादा है तो फिर ये तब भी ये स्केप करेगा, लेकिन इस समय जो उसका पाथ होगा वो हाइपरबोला होगा। इन सभी पाथ को आप अच्छी तरह से लर्न रखना। हाँ, हेलो स्टूडेंट, देखिए जब हम किसी प्लेनेट से किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं और उस बॉडी की जो एस्केप वेलोसिटी होती है उसका ये फार्मूला है। एस्केप वेलोसिटी का मतलब है कि बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे तो वो इनफाइनाइट पर चली जाएगी, लौट के वापस नहीं आएगी। इसमें m उसका मास है, r उसकी रेडियस है। अगर किसी तरह से मास बॉडी का कांस्टेंट रहे और रेडियस डिक्रीजेज होती जाए तो नेचुरल है कि एस्केप वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। अगर ये लाइट वेलोसिटी के ग्रेटर देन और इक्वल टू हो गई तो इसका मतलब कोई भी बॉडी जो है उसमें रिटर्न वापस लौट कर नहीं आएगी, और इवन देन लाइट भी जो है उसमें जो है वो स्केप नहीं होगी। ठीक, इन जनरल में रिलेटिविटी थ्योरी से आपको मालूम है कि वेलोसिटी लाइट वेलोसिटी से ज़्यादा नहीं हो सकती है। हम क्रिटिकल केस में जो है स्केप वेलोसिटी ब्लैक होल के लिए लाइट वेलोसिटी के हम इक्वल लेते हैं। एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आता है तो आप ब्लैक होल के लिए अपनी स्केप वेलोसिटी को लाइट वेलोसिटी के इक्वल रख लें। ओके स्टूडेंट्स। हाँ, हेलो स्टूडेंट, देखिए ये कोई प्लेनेट जो है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। इसका टाइम पीरियड t है और इसकी रेडियस जो है वो r है, सन के सेंटर से यहाँ तक डिस्टेंस। अगर ये सडनली स्टॉप्स करता है तो ये सन की तरफ फॉल होगा। इसका जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन ना होकर उसको नियरली एलिप्टिकल पाथ होगा। ठीक, तो यहाँ पर इसका सेमी मेजर एक्सिस चूंकि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस r है तो r/2 का वर्क करेगी नियरली, क्योंकि जो इलिप्स है इसके जो कॉर्नर हैं यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन है वो प्लेनेट होगी और सन का सेंटर होगा, तो नियरली सेमी मेजर एक्सिस r/2 का वर्क करेगी। यहाँ t स्क्वायर प्रोपोर्शनल r³ लगाइए, और ये t इसका टाइम पीरियड रिवोल्यूशन का है, तब रेडियस r है, अब r/2 है, तो ये टाइम आपका t/2√2 आ जाएगा, यानी कि टोटल टाइम आ गया आपका इलिप्टिकल पाथ में मूव करने का टाइम पीरियड। अब इस टाइम का हाफ कर दीजिए तो प्लेनेट से यहाँ तक के सन तक के गिरने का टाइम आ जाएगा t डैश इक्वल टू t1/2, जो कि इसके इक्वल आएगा। ओके स्टूडेंट्स। हाँ, जरा नेक्स्ट इसमें आप क्वेश्चन चेक करें। ये एक प्लेनेट है, इसका रेडियस r है, जो कि गिवन है कि प्लेनेट का रेडियस अर्थ के रेडियस का 1/10 है। तो अर्थ की रेडियस गिवन है 6 × 10⁶, मालूम भी होना चाहिए आपको। 10 से डिवाइड करें तो ये इस प्लेनेट की रेडियस आ गई। ठीक, इसमें एक r/5 डेप्थ तक ये एक होल बना रखा है, और इसमें एक वायर को हैंगिंग कर दिया, वायर लटका दिया यहाँ पर, जिसकी जो लेंथ भी r/5 है। जो वायर है इसकी लिनियर मास डेंसिटी 10⁻³ kg/मीटर है। तो यहाँ पर जो है वो लिनियर मास डेंसिटी दी हुई है। इसका मतलब है कि अगर हम इसमें लेंथ मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल मास आ जाएगा। लेंथ r/5 है, r की वैल्यू यहाँ से पुटअप करें तो ये हमने टोटल मास 120 kg वायर का निकाल लिया है। क्वेश्चन है कि ये वायर को यहाँ पर
इस पोजीशन में रखने के लिए ऊपर यहाँ कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, उसको डेप्थ में उसमें जो पिट है उसमें लटकाने के लिए। तो फाइंड द फोर्स एट द टॉप टू होल्ड द वायर। अब जरा समझें बात को। देखिए, वायर को होल्ड करने के लिए वैसे तो mg फोर्स हम यहाँ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर g की वैल्यू वेरी करेगी, और ऐसा क्वेश्चन किसी अदर कहीं पर भी आ सकता है। तो g की वैल्यू जो अंदर वेरी करती है जब सॉलिड स्फीयर के, तो ध्यान दें उसमें लीनियर वेरिएशन होता है, और लीनियर वेरिएशन के केस में याद रखना हम एवरेज ले सकते हैं। ठीक, जैसे आपने वर्क एनर्जी पावर में एक क्वेश्चन लगाया था जिसमें टेबल के ऊपर से एक चेन लटकी हुई है जिसको ऊपर खींच रहे हैं, तो mgh में हाइट एवरेज ले ली थी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, g की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक वेरी करेगी, सेंटर पॉइंट पर ले लेंगे r/5 के ठीक बीच में, यानी ऊपर से r/10 पर। तो लेट एट द पॉइंट P, ये पॉइंट P ले लिया वायर के सेंटर पर, ग्रेविटी जो है वो r/10, इसको GPM ले लिया, यानी r/10 पर ग्रेविटी, GPM ले लिया। अब जरा समझें, GP जो है वो ग्रेविटी इसके सरफेस पे ले लो, तो GP जो है फार्मूला, चूंकि हम अंदर निकालना है इसलिए मास को ब्रेक करें, तो GP का फार्मूला 4/3 पाई G रो R बना। ठीक, Gm/r² होता है, मास की जगह 4/3 पाई r³ डाल दें। अर्थ पर रेडियस अर्थ की, दोनों को डिवाइड कर दो, अर्थ पर ग्रेविटी दी हुई है 10, तो ये 1 मीटर पर सेकंड आ गई है, रेडियस यहाँ पर पुटअप कर दें re/10। ठीक, अब P पॉइंट पर ग्रेविटी निकालने के लिए फार्मूला लगाएं, अर्थ के अंदर जो लगाते थे, G1 - h/r, तो प्लेनेट के सरफेस पर ग्रेविटी 1 आई है, h यहाँ पर h/r, h जो है यहाँ से जो है वो डेप्थ होती है जो कि r/10 है, तो r कैंसिल हो गया, 1/10 बचा, तो GPM आपका 0.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब फोर्स होता है mg, मास 120 kg आप कैलकुलेट कर चुके हैं, g 0.9 मल्टीप्लाई करें तो फोर्स आ जाएगा। अब आगे देखें दूसरा क्वेश्चन। आप देखिए, ये मून पर जो है इसमें एक होल दिखाया गया है और इसके जो रेडियस है वो r है। ठीक, इसमें A पॉइंट पर यहाँ से, यानी कि ऊपर से r/100 की डेप्थ से एक पार्टिकल को ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया गया है। ठीक, तो ये पूछा है कि मून के सरफेस के ऊपर ये कितनी हाइट तक जाएगा। इस टाइप के जितने क्वेश्चन है क्लियर है, उसमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगता है। ठीक, ग्रेविटेशन के चैप्टर के जितने क्वेश्चन है उसमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जरूर लगेगा, ठीक है ना, और एक एंगुलर मोमेंटम भी लगता है कहीं कहीं। तो यहाँ पर देखें, हमने लिखा है बॉडी प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए विद वेलोसिटी, जो वेलोसिटी दी गई है ए पर वो एस्केप वेलोसिटी है मून की, ठीक, जो कि सरफेस पर होगी। फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी फ्रॉम द सरफेस। देखिए, काइनेटिक एनर्जी ए पर, पोटेंशियल एनर्जी ए पर, काइनेटिक एनर्जी बी पर, पोटेंशियल एनर्जी बी पर। ए पर काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें वेलोसिटी चाहिए होगी जो कि एस्केप वेलोसिटी दी है, जो कि √2gm/r होती है सरफेस पर। अब ये कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरह से समझ लें, पोटेंशियल एनर्जी जब ए पर निकालेंगे तो ए पर जो पॉइंट है वो सॉलिड सरफेस के अंदर है, सॉलिड बॉडी के अंदर है। हमने थ्योरी के कॉन्सेप्ट को रिमाइंड करें, बताया है कि हमेशा ऐसी सिचुएशन में पहले अंदर पोटेंशियल निकालें और पोटेंशियल निकाल कर फिर मास को मल्टीप्लाई कर दें, वो पोटेंशियल एनर्जी होगी वहां पर सिस्टम की। ठीक, तो ए पर पोटेंशियल का ये फार्मूला है सॉलिड बॉडी के अंदर, इसको आपको लर्न करना है। यहाँ पर जो स्मॉल r है वो सेंटर से डिस्टेंस होती है, तो सेंटर से डिस्टेंस r में से r/100 को माइनस करें तो 99 r/100 आएगा। इसमें मास मल्टीप्लाई कर दें पार्टिकल का तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² में v रख दें, इसका स्क्वायर कर दें। पोटेंशियल के लिए इस पोटेंशियल के फार्मूले में मास पुटअप कर दे स्मॉल m और इज इक्वल टू बी पॉइंट चेक करो, वहाँ बी पर, वहाँ पर जो है क्योंकि मैक्सिमम हाइट तक वहाँ पहुँचा है इसलिए वहाँ काइनेटिक 0 होगी और पोटेंशियल -gmm/r+h। ये सिंपल इक्वेशन आप gmm वगैरह कैंसिल कर दें, r के ये एक r बचेगा और सब कैंसिल हो जाएंगे, तो h जो आ रहा है वो 99.5 r आ रहा है। तो ओके स्टूडेंट, हमने जो ग्रेविटेशन का आपको लेक्चर बनाया है, इसमें अगर आपको और समय मिलता है तो आप ग्रेविटेशन के प्लेलिस्ट में जाएं, जहां पर 11th के क्वेश्चन है, उसमें 11th के कॉम्पिटिटिव की थ्योरी भी है और कंपटीशन के क्वेश्चन भी पड़े हुए हैं वहाँ एक।
ठीक है ना? तो आप उनको वहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं। थ्योरी हमने पूरे टॉपिक में ये कंसाइज़ करके आपको दे दी है। अगर फ़ॉर्मूला आप लर्न रखेंगे तो एप्लीकेशन ज़रूर लगेगा, जो कि आपने इनमें क्वेश्चन में देखा होगा। ओके स्टूडेंट्स।